हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि आपको एग्जाम में कम से कम 4 से 5 नंबर तक दिला सकती है। जी हाँ, इस वीडियो में हम कवर करेंगे शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियाँ एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। इस वीडियो में हम सभी शिक्षण विधियों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा तो सभी शिक्षण विधियाँ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए अब देखते हैं शिक्षण विधियों को डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड की। तो देखो, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे अरस्तु। ठीक, आगमन विधि के जनक या प्रतिपादक कौन थे? अरस्तु थे। ठीक है, देखो इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। मतलब हम पहले उदाहरण की बात करेंगे और उदाहरण से हम नियम को निकालेंगे। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि ये विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि उस विधि का नाम बताओ जो विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक, तो देखो कौन सी विधि है आपकी? आगमन विधि है, उदाहरण से नियम की ओर चलती है। ठीक, इस विधि की क्या खासियत है कि ये शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि छात्र केंद्रित कौन सी विधि है, तो आगमन विधि उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये शिक्षण विधि विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। मतलब हमने विद्यार्थियों को उदाहरण दे दिया, अब उनसे कह दिया कि भाई इसकी परिभाषा हम खुद बनाओ या नियम खुद निकालो। ठीक, तो ये विधि क्या विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। आगे देखते हैं। आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। स्थूल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैवी, ठीक, और सूक्ष्म का मतलब आप जानते हो छोटा। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब जो चीज़ हमें ज्ञात है उससे लेकर के हम अज्ञात चीज़ को हम निकालेंगे। ठीक, मूर्त से अमूर्त की ओर आगे बढ़ते हैं और उदाहरण से नियम की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी नियम किसके हैं? आगमन विधि के हैं। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगली विधि। आगे बात करेंगे हम निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। तो देखो, निगमन विधि और आगमन विधि दोनों के जनक कौन हैं? अरस्तु। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना कि निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल उल्टी होती है। ठीक है, देखो ये शिक्षण विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है और आगमन विधि में हम क्या कर रहे थे? हम जा रहे थे उदाहरण से नियम की ओर। मतलब पहले उदाहरण की बात कर रहे थे, फिर नियम की बात कर रहे हैं। लेकिन निगमन विधि में क्या करेंगे? हम पहले नियम की बात करेंगे, उसके बाद उदाहरण की बात करेंगे। ठीक है, इस शिक्षण विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दे दिया जाता है। मतलब पहले नियम बता दिया जाता है, उसके बाद हम उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात उदाहरण देकर उन नियमों को समझाया जाता है। चलिए, ये शिक्षण विधि शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। आगमन विधि थी छात्र केंद्रित और निगमन विधि होती है शिक्षक केंद्रित। ठीक है, इसमें शिक्षक ही सारे नियम सिखाते हैं। बात क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं और अज्ञात से ज्ञात की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा। ठीक है, आगमन विधि में क्या था? उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में क्या है? नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अगली विधि है प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। तो देखो, प्रोजेक्ट विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है? तो इसके हैं विलियम हेनरी किलपैट्रिक। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक। ठीक, बात करें, ये शिक्षण विधि अनुभव केंद्रित होती है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अनुभव केंद्रित शिक्षक विधि कौन सी है? तो वो होती है आपकी प्रोजेक्ट विधि। ठीक, ये बालकों के समाजीकरण पर विशेष बल देती है। ठीक, इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि किस विधि में बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है? तो वो हो जाएगी आपकी प्रोजेक्ट विधि। ठीक, चलिए बात करें प्रोजेक्ट विधि की, तो यह एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है।
इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं और क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, समूह में रहकर कार्य करना सीखते हैं, इससे उनमें आत्मविश्वास भी पैदा होता है। ठीक है, तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा सक्रिय किस में रहते हैं? प्रोजेक्ट विधि में। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि की। तो देखो, प्रत्यक्ष विधि के जनक या प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैक्सिमिलियन बर्लिट्ज। ठीक है, इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सकें। इस विधि में हम क्या करते हैं? बच्चों को आपस में वार्तालाप करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, इस विधि में हम क्या करते हैं? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करते हैं, जिससे ये विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। अगली विधि है विश्लेषण विधि। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, विश्लेषण विधि यानी एनालिसिस मेथड। तो देखो, विश्लेषण विधि के जो जनक और प्रतिपादक थे वो कौन थे? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। इस विधि में हम क्या करते हैं? बड़ी से बड़ी समस्या को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं, जिससे उसे हल करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये विधि काफ़ी उपयोगी विधि होती है। और याद रखना, विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए अब देखते हैं अगली विधि को। अगली विधि है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि के जनक और प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षण विधि है। ठीक, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि दोनों किसने दी थी? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक, देखो क्या करते हैं हम? इस विधि में किसी समस्या या गतिविधि के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या हल किया जाता है। ठीक, ये देखो, विश्लेषण विधि में हम क्या कर रहे थे? किसी समस्या को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित कर रहे थे, तब उसे हल कर रहे थे। और संश्लेषण विधि में उसका उल्टा कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों को जोड़कर हम बड़ी समस्या बना रहे हैं। ठीक है, तब उसे हल कर रहे हैं। बात क्लियर? विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में संश्लेषण का कार्य होता है। आगे हम बात करेंगे। प्रोफेसर यंग के अनुसार संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, किसके अनुसार? प्रोफेसर यंग के अनुसार। चलिए अब देखते हैं अगली शिक्षण विधि। अगली विधि है अनुकरण विधि, यानी नकल करके बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। ठीक है, इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करता है। किसका अनुकरण करता है? शिक्षक का। ठीक, क्या करता है? अनुकरण करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले बच्चा शिक्षक का उच्चारण सुनता है, उसके बाद में वो वाचन करता है। ठीक है, इस विधि में पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। यानी शिक्षक कोई कहानी पहले बच्चों को सुनाता है, फिर बच्चे उसे दोहराते हैं। ठीक, इसलिए इसे कौन सी विधि कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली विधि। अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। ठीक है, जैसा इसका नाम है व्याख्यान विधि। इस विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि माना जाता है। शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि। ठीक, इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है। ठीक है, जब शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है तो इसे कौन सी विधि कहेंगे? शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहेंगे। ठीक, तो व्याख्यान विधि कैसी होती है? शिक्षण केंद्रित विधि होती है। चलिए अब देखते हैं अगली विधि। अगली विधि है मारिया मॉन्टेसरी विधि। देखो, मारिया मॉन्टेसरी इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। ठीक है, इन्हीं के नाम से ये पद्धति प्रसिद्ध हुई। सबसे खास बात इस पद्धति की ये है कि ये पद्धति 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है। किस एज तक? 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक, इसका विकास डॉक्टर मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंदबुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु किया गया। किसके लिए? मंदबुद्धि बालकों के लिए। ठीक, आगे क्या हुआ? कुछ समय बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी इस शिक्षा पद्धति का हम प्रयोग करने लगे।
ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगली शिक्षक विधि। अगली शिक्षण विधि है डाल्टन विधि। डाल्टन विधि के जनक और प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक, इस विधि में क्या होता है? तो देखो, इस विधि में एक अध्यापक द्वारा छात्रों को कुछ निर्धारित कार्य असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं। ठीक, और उस कार्य को छात्रों को दिए हुए समय के भीतर करके देना होता है। ठीक, तो ये आपकी डाल्टन विधि होती है। चलिए अब देखते हैं अगली विधि। अगली शिक्षण विधि है भाषा संसर्ग विधि। अगर हम बात करें भाषा संसर्ग विधि की, तो ये एक व्याकरण शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। किसके माध्यम से? रचनाओं के माध्यम से। ठीक, प्राथमिक कक्षाओं हेतु ये विधि काम में ली जाती है। तो देखो, ये विधि किसके लिए काम में ली जाती है? प्राथमिक कक्षाओं के लिए। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखक की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, इस विधि के माध्यम से क्या ज्ञान दिया जाता है? व्याकरण का। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।